नमस्कार, मैं विपिन। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब वी आर यूके पर। देखिए गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उत्तराखंड में इस बार वैकेंसीज का एक सुनहरा मौका मौका आ चुका है और काफ़ी सारी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, डेली ही नई नई अपडेट्स जारी हो रही है जिसमें वैकेंसीज जारी हो रही हैं। ठीक है, फिलहाल अभी आपका कनिष्ठा का निकला हुआ है, इसके फॉर्म निकले हुए हैं और आप फिल कर रहे हैं। आशा है कि आप अच्छी तरीके से तैयारी में लग रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं टॉपिक की ओर। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू आज की वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए, पहला सवाल है आपके सामने, डोडी ताल किस जिले में है? डोडी ताल किस जिले में? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। देखिए, सीधा पूछ जाता है कि जब मैंने आपको ताल कराए थे या आने वाले टाइम में फिर से दोबारा कराऊंगा, क्योंकि वो तो लास्ट टाइम काफ़ी पीछे जा चुके हैं। तो फिर से आपको नई नई अपडेट्स के साथ आपको हर चीज़ नई तरीके से बताई जाएगी। तो फिलहाल आपसे पूछा गया है कि डोडी ताल किस ज़िले में है। देखिए, हमने रुद्रप्रयाग जिला कर लिया है, टिहरी गढ़वाल जिला कर लिया है और देहरादून हमारा चल रहा है। तो अभी तक हम देख पा रहे हैं कि इन तीनों में से किसी भी ज़िलों में क्या है, डोडी ताल नहीं है। ठीक है, तो जो आपका डोडी ताल है वो है उत्तरकाशी में। ठीक है, उत्तरकाशी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। देखिए, अगर आपको पता है तो वीडियो पॉज करके आंसर आप कमेंट भी कर सकते हैं, वरना मैं आपको बता ही रहा हूँ। फिर चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अगला सवाल है, रुद्रप्रयाग का आदमखोर बाग, रुद्रप्रयाग का आदमखोर बाग नामक पुस्तक किसकी है? देखिए, राइटर का नाम पूछा है यहाँ पर। रुद्रप्रयाग नामक करके एक बुक है जिनके राइटर का नाम पूछा है। ठीक है, यानी पूछा है कि रुद्रप्रयाग आदमखोर नामक पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है जी, तो हरि कृष्ण रतूड़ी, जिम कॉर्बेट और डॉक्टर यशोधर मटवाल, एम एस रावत। देखिए, आंसर आप कमेंट भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, वरना हम साथ में तैयारी कर रही हैं, एक अच्छी बात है। तो आंसर आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आंसर लॉक करने वाला हूँ, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, जिम कॉर्बेट एक व्यक्ति हैं जिनके नाम पर जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान भी है। ठीक है जी, तो उन्हीं के नाम पर रुद्रप्रयाग का आदमखोर बाग नामक पुस्तक लिखी गई है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है जी, चलिए चलिए अगला प्रश्न है, निर्देशक चिन्ह कौन सा है? देखिए, ये प्रश्न आपका आ गया है हिंदी से। ठीक है, हिंदी से प्रश्न है, निर्देशक चिन्ह कौन सा है? तो आप देख पा रहे हैं, आंसर आप कमेंट भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है गाइस, आंसर आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो फटाफट आंसर कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सा होने वाला है यहाँ पर। देखिए, जो ऑप्शन नंबर ए है वो नहीं होगा वो, क्योंकि ये आपका क्या है कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है जी, बी आपका पूर्ण विराम है, जब वाक्य खत्म हो जाते हैं तब लगता है ये। ठीक है जी, सी आपका अल्प विराम है, राइट, अल्प विराम, यानी कि जब दो वाक्य या दो नाम एक साथ आ जाए तो उनके मध्य लगने वाला ये चिन्ह है जिसे आप अल्प विराम बोलते हैं। तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो आपका निर्देशक चिन्ह है। यानी कि एक तरीके से क्या काम करता है कि योजक सामने वाले को दर्शाता है कि हाँ, इसके सामने ये आने वाला है, राइट। तो निर्देशक चिन्ह सी इज द राइट आंसर। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से उत्तराखंड से आ गया है, कौसानी किस जिले में? कौसानी किस जिले में है? तो ये आपको आंसर बताना है हमें, कौसानी किस जिले में। देखिए, हमने अल्मोड़ा जिला अभी नहीं किया है, उत्तरकाशी नहीं किया है, राइट, बागेश्वर देहरादून कर लिया है। इन दोनों में से आप कमेंट कर सकते हैं आंसर। तो बताइए आप, कौसानी किस जिले में है? तो इसका जो आंसर रहने वाला है
ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है इसका। बागेश्वर, बागेश्वर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा जिला बागेश्वर के अंदर है कौसानी नामक एक जगह है, ठीक है जी, जिसका दूसरा नाम क्या है, बलना। बलना इज द राइट आंसर, सी। तो बागेश्वर डी इज द राइट आंसर इसका, ठीक है जी। इसका दूसरा नाम बलना आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं इसकी बात करूँ कि ये कहाँ पर है या किस पहाड़ी पर है, तो पिंगनाथ नामक एक पहाड़ी है बागेश्वर के अंदर, उस पर आपका जो स्थान बसा हुआ है वो है कौसानी, ठीक है जी। अगर इसके संस्थापक की बात करूँ कि किसने इसको बसाया था, तो हेनरी रेमजे करके एक व्यक्ति थे जिन्होंने कौसानी को बसाया था, ठीक है जी। और जो आपकी कौसानी है वो दो नदियों के संगम पर है, कोसी और गरुड़, राइट। कोसी और गरुड़ नामक करके दो नदियां हैं जिनके संगम पर आपका कौसानी बसा हुआ है, ठीक है जी। देखिए कौसानी फेमस है, विख्यात है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्योंकि महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ स्थान है। और महात्मा गांधी ने इसको क्या कौसानी को क्या बोला है, भारत का स्विट्जरलैंड भी बताया है, ठीक है जी। काफ़ी चीज़ें हैं कौसानी के अंदर। कौसानी चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है जी, इसमें भी कोई डाउट वाली बात नहीं है। और यहाँ की गिरियास टी करके एक चाय है जो कि फेमस है, ठीक है जी। और महात्मा गांधी जी की एक शिष्या हैं जिनका नाम कैथरीन मैरी हाइलामाइन है, सरला बहन जिनको आप बोलते हैं, उनका लक्ष्मी आश्रम भी कहाँ पर है, कौसानी के अंदर है, जो कि 1946-48 के आसपास बनाया गया था, ठीक है जी। इम्पोर्टेंट बात यह है कि सुमित्रानंदन पंत की जन्मस्थली भी कौसानी में ही है, ठीक है जी। एक लघु संग्रहालय इनके नाम पर बनाया गया है, राइट। तो काफ़ी चीज़ें हैं, जब हम अलग से इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, लाइव आकर बताएंगे, तब कौसानी के बारे में एक एक चीज़ के बारे में डिटेल से बात करेंगे, ठीक है जी। फिलहाल के लिए इतना ही। कौसानी किस जिले में, तो बागेश्वर इज द राइट आंसर, ठीक है जी। चलिए लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है आपको सबसे छोटा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला बताना है आपको कौन सा है। चलिए आंसर कमेंट कीजिए फटाफट। चलिए बताइए फटाफट आंसर करके, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला। तो उसका जो आंसर रहने वाला है वो है चंपावत, ठीक है जी। चंपावत इज द राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। बिकॉज अगर मैं यहाँ पे रुद्रप्रयाग की बात करूँ, क्योंकि चमोली और अल्मोड़ा तो काफ़ी बड़े हैं, रुद्रप्रयाग और चंपावत सेम लगते हैं देखने में, तो जो आपका रुद्रप्रयाग जिला है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से ना होकर के जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है, ठीक है जी। क्षेत्रफल ज़्यादा है रुद्रप्रयाग का, जनसंख्या कम है, ठीक है। तो अगर प्रश्न ये आ जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, तो यहाँ पे आपका रुद्रप्रयाग हो जाएगा। लेकिन अभी पूछा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो यहाँ पर जो आंसर रहने वाला है वो है चंपावत। और अगर मैं इसकी क्षेत्रफल की बात करूँ तो 1776 किलोमीटर स्क्वायर, 76 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है जी, वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है चंपावत का। चलिए अगला सवाल है, कौन सा अव का उच्चारण स्थान है। देखिए ये भी हिंदी से सवाल है तुम्हारा, हिंदी से आ चुका है। कौन सा अव उच्चारण स्थान है, ठीक है। तो दंत, मुर्दा, कंठ, ओष्ठ्य, तालव्य, यानी कि जिस शब्द को बोलने में आपका कंठ और ओष्ठ यानी कि गला और होठ दोनों का प्रयोग होता है, उन्हीं शब्दों का उच्चारण अउच्चारण कहलाता है, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर सी, कंठ और ओष्ठ, सी इज द राइट आंसर। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, दूधातोली श्रेणी निम्न में से किस जिले में, देखिए किस नहीं है किस में, कितने जिलों में फैली हुई है, ठीक है। दूधातोली श्रेणी निम्न में से कितने जिलों में फैली हुई है, यहाँ पर आपको जिले दिए गए हैं, कितने जिलों में फैली हुई है दूधातोली श्रेणी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बहुत। तो अगर मैं आंसर यहाँ पे कमेंट करूँ आपका, बताइए, आप बताइए पहले। चलिए कमेंट कीजिए फटाफट, फिर मैं आपको बोलता हूँ। तो अगर इसका मैं आंसर कमेंट करूँ तो इसका जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी,
3 जिलों में दूधातोली श्रेणी फैली हुई है। ठीक है जी, याद रखेंगे आप APC, APC या ACP से। ठीक है, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल और चमोली 3 जिलों में फैली हुई है आपकी दूधातोली श्रेणी। ठीक है जी, अगर मैं इसे हिमालय की बात करूँ तो मध्य हिमालय में आपको देखने को मिल जाएगी दूधातोली श्रेणी। ठीक है जी, इम्पोर्टेंट बात यह है दूधातोली श्रेणी से 5 नदियों का उद्गम होता है। ये इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है जी, पूछा जाता है कि दूधातोली श्रेणी से कितनी नदियों का उद्गम होता है, तो 5 नदियों का उद्गम होता है। पूर्वी नेयार, पश्चिमी नेयार, पश्चिमी रामगंगा, आंटागाड़ और वोनो या वीनो जिसे आप बताते हैं। ठीक है जी, 5 नदियों का उद्गम होता है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, अगला सवाल है, सबसे कम वर्षा किस हिमालय में देखने को मिलती है? सबसे कम वर्षा किस हिमालय में देखने को मिलती है? आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। आंसर इन द कमेंट बॉक्स। चलिए, सबसे कम वर्षा देखिए, अगर यहाँ पे मैं आपको जैस्कर श्रेणी, हिमाद्री श्रेणी, लघु हिमालय, मैनाक पर्वत, ये 4 ऑप्शन है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हिमाद्री श्रेणी। और हिमाद्री श्रेणी का दूसरा नाम है महान हिमालय। महान हिमालय, महान हिमालय काफ़ी फेमस हो चुका है, तो इसलिए अभी से कम देता है। जो दुर्लभ चीज़ें हैं वो देता है। ठीक है जी, दूसरा नाम दिया है इसका हिमाद्री हिमालय। ठीक है जी, सबसे कम वर्षा होती है हिमाद्री हिमालय में। ठीक है जी, काफ़ी सारे नाम हैं, अन्य नाम है इसके, और लगभग जितनी भी ऊंची चोटियां हैं वो सारी इसी श्रेणी में आती हैं, जैसे कि नंदा देवी कामेट पर्वत, नंदा देवी पूर्वी। ठीक है जी, जनजाति एक भोटिया जनजाति है जो कि यहाँ पर निवास करती है। तो हर चीज़ के बारे में बात करेंगे, लेकिन वक्त आने पर अभी सिर्फ MCQ देख लेते हैं, जो पर्सन इंपॉर्टेंट है उनको देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किस क्षेत्र का जनघनत्व तो सर्वाधिक है? देखिए, पहले प्रश्न को समझिए क्या कह रहा है, किस क्षेत्र का जनघनत्व सर्वाधिक है। राइट, चलिए फटाफट बताइए, फटाफट। दोनिया द्वार क्षेत्र, द्वारा क्षेत्र, तराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र या मैदानी क्षेत्र। ठीक है जी, जनघनत्व तो सर्वाधिक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, दोनिया द्वार क्षेत्र। और ये पड़ता है तुम्हारा कहाँ पर, दोनिया द्वार क्षेत्र देहरादून की ओर। राइट, चलिए अगला प्रश्न, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय उद्यानों से, जो कि उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ से प्रश्न है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, आपको एक ट्रिक याद रखनी है, UG। ठीक है जी, U से उत्तरकाशी और G से गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। राइट, तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान आपको उत्तरकाशी के अंदर है। ठीक है जी, जब मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में राष्ट्रीय उद्यान कराए थे तो मैंने आपको सभी के बारे में बता दिया था। एक बार ये वीडियो देख लीजिए, आपके MCQ भी क्लियर हो जाएंगे। चलिए, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से प्रश्न उठाता है, कैसे उठाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका है, राज्य में खनन नीति कब लागू हुई? उत्तराखंड राज्य में खनन नीति कब लागू हुई? ठीक है जी, ऑप्शन आपके सामने है, 2000, 2005, 2003, 2001। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते, इसका जो आंसर रहने वाला है वो है आपका आंसर नंबर डी, 2001। देखिए, अगर मैं फिक्स तारीख की बात करूँ उसकी, तो 4 अप्रैल 4 अप्रैल 2001 को राज्य खनन नीति लागू हुई थी। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट पर्सन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए, आंसर कमेंट करते रहिए, वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ऐसी नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट पर्सन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, खासकर कुमाऊँ से आता है। ठीक है जी, कुमाऊँ की सबसे पवित्र नदी, कुमाऊँ की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन,
फटाफट आंसर इन द कमेंट बॉक्स। रतिया नदी, सरयू नदी, गोरी नदी, पनार नदी। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो आंसर रहने वाला है वो है सरयू नदी। सरयू नदी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी नदी की है, ठीक है, तो काली की सबसे बड़ी सहायक नदी है सरयू नदी। ठीक है जी। कुमाऊँ में बहती है, राइट। 146 किलोमीटर की लंबाई है इसकी टोटल। उसके बाद ये काली से संगम कर जाती है। ठीक है जी। एकमात्र ऐसी नदी है जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। एकमात्र ऐसी नदी है जो पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली एकमात्र नदी। ठीक है जी। और आपको प्रश्न में दिख ही गया कि कुमाऊँ की सबसे पवित्र नदी, यही प्रश्न इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। अगर मैं देखिए ऐसा है, काली सहायक नदी है सरयू नदी। ठीक है। और अगर मैं सरयू की बात करूँ, सरयू की सहायक नदी कौन है? पूर्वी रामगंगा। ठीक है जी। पूर्वी रामगंगा। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क पर डाक टिकट कब जारी हुआ? देखिए डाक टिकट से है, डाक टिकट से है, तो इस पे कुछ खास नहीं है, बस डाक टिकट कब जारी हुआ। तो इसका जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 1986। ठीक है, 1986 में कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क पर डाक टिकट जारी हुआ था, राइट। चलिए अगला सवाल है, उत्तराखंड के किस जिले में मंडुवे का उत्पादन नहीं होता है? देखिए मंडुवे का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो होता है पहाड़ी क्षेत्र में। ठीक है जी, पहाड़ी क्षेत्र में। और आप फिर आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि पिथौरागढ़ एक खुद पहाड़ी क्षेत्र है, उत्तरकाशी पहाड़ी क्षेत्र है, रुद्रप्रयाग पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है। आपका बचता है दक्षिणी हरिद्वार। ठीक है, दक्षिणी हरिद्वार। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि हरिद्वार के अंदर मंडुवे का उत्पादन नहीं होता है, तो बी इज़ द राइट आंसर, हरिद्वार। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल है, सोमेश्वर मंदिर किस जिले में है? सोमेश्वर मंदिर किस जिले में? देखिए अगर आप चाहे तो आंसर कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं आशा करता हूँ कि आपको पता होगा, क्योंकि रुद्रप्रयाग जिला पढ़ चुके हैं हम, सोमेश्वर मंदिर कहीं नहीं आया उसमें। ठीक है। चमोली पढ़ चुके हैं, उसमें कहीं नहीं आया है। ठीक है। देहरादून पढ़ चुके हैं, उसमें भी सोमेश्वर मंदिर का कोई जिक्र नहीं आया। तो हमारा डी बचता है, जहाँ तक हमने कर लिया है, मैं अपनी क्लास की बात कर रहा हूँ, जहाँ तक मैंने करा दिया है। तो ऊपर के 3 जिलों में से अभी हमने किसी में भी सोमेश्वर मंदिर का जिक्र नहीं किया है, तो आपको बचता है अल्मोड़ा। और यही आपका आंसर है, क्योंकि अल्मोड़ा जिले के अंदर ही सोमेश्वर मंदिर है। ठीक है जी। एक के बारे में बात करेंगे, हर चीज़ के बारे में, हर पर्सन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको डाल रखा है। बाकी आप देखते रहिए हमारा VRU के। अगला प्रश्न की ओर बढ़ रहा हूँ मैं। निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है? निर्वाचन आयोग, देखिए पॉलिटी से क्वेश्चन है। निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद किस आर्टिकल में है? ठीक है। आंसर कमेंट कीजिए वीडियो पॉज करके, कोशिश कीजिए कि आप आंसर बेहतर तरीके से दे पाए, अगर आपने पढ़ रखा है तो आर्टिकल 324 इज़ द राइट आंसर, सी 324। आर्टिकल 324 अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का गठन के बारे में बात की गई है। ठीक है। चलिए अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल आपका हिस्ट्री से है। पांचवी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? देखिए बुद्ध धर्म जो मैंने आपको बता रखे हैं, तो पांचवी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई है, ये पूछा गया है आपको। अशोक, हर्षवर्धन, अजातशत्रु या कनिष्ठ। ठीक है जी। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, AKAH। ठीक है, AKAH। तो 5वें नंबर पर है आपका H, यानी कि हर्षवर्धन। बी इज द राइट आंसर। पांचवी बौद्ध संगति इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, हर्षवर्धन। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि हर्षवर्धन का शासनकाल कब शुरू हुआ, तो ये आप आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे कब शुरू हुआ। ठीक है। और सेकंड पर्सन ये रहेगा मेरा, इसे इसका आंसर भी आपको कमेंट में देना है कि जो ह्वेंगसोंग थे, चीनी यात्री थे, वो हर्षवर्धन के शासनकाल में कब भारत आए। ठीक है जी, कब भारत आए, ये तो बता सकते हैं आप कि किसके शासनकाल में आए, बताना ये है कि कब आए। ठीक है, एक कोई तारीख दीजिए आप प्लीज़। मैं नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ रहा हूँ। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? हिस्ट्री से पर्सन है। मोहम्मद बिन तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सी एंड कैन नॉट फाइंड, कैन नॉट
ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो रहने वाला है इसका, देखिए हिस्ट्री से, अभी हिस्ट्री हमने कुछ खास बात नहीं की है, ठीक है। तो मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूँ। तो इसका सी इज़ द राइट आंसर है, फिरोज शाह तुगलक इज़ द राइट आंसर है, ठीक है जी। पहला व्यक्ति था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न है 1857 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड कैनिज, सर जॉन लॉरेंस, ठीक है। चलिए आंसर फटाफट कमेंट कीजिए, डू इट फास्ट नाउ। तो जो इसका आंसर रहने वाला है वो है सी इज द राइट आंसर है, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि भारत के प्रथम वायसराय थे, ठीक है जी। 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय जो थे वे थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने मद्रास, कोलकाता और बॉम्बे, इन तीनों शहरों में विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। काफ़ी चीज़ें हैं इनके बारे में, जब हम पढ़ेंगे तो बात करेंगे, ठीक है जी। तो शायद ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है जी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हमसे कोई त्रुटि हुई तो प्लीज़ सॉरी। कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बेस्ट कमेंट कीजिए, ताकि आप बन रहिए हमारे साथ। VR UK पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेली ऐसी ही अपडेट्स मिलने वाली है। इंपॉर्टेंट 20 से 30 क्वेश्चंस आपको उत्तराखंड, हिस्ट्री, पॉलिटी, अन्य सब्जेक्ट जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न हैं वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ VR UK पर। थैंक यू वेरी मच।